Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology जो हम पढ़ रहे हैं गाइटन से. Today we are going to start chapter number 7 which is to discuss about the excitation of skeletal muscle. और basically इसमें हम ये concept discuss करेंगे what is excitation, contraction, coupling. अब ये जो excitation, contraction, coupling का पूरा concept है वो इस तरह से है कि if this is say for example a muscle bundle और ये एक मोटर नर्व है जो यहाँ सप्लाई कर रही है, तो बेसिकली पॉइंट ये है इस पूरे चैप्टर का कि जब एक्शन पोटेंशियल इस मसल तक पहुँचता है तो ये पूरा मसल जो है इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन. तो ये एक्शन पोटेंशियल का नर्व के ज़रिए मसल तक पहुंचना ये वाला बिट कहलाता है एक्साइटेशन. और इस एक्साइटेशन के रिजल्ट में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्शन को हम ऑब्वियसली क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन. सो एक्साइटेशन इज यूजुअली, बल्कि मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट ऑलवेज coupled with contraction. So excitation is coupled with contraction. जब excitation होती है तो उसके बाद मसल की contraction होती है. This is called excitation, contraction, coupling. तो इसकी पूरी फिजियोलॉजी आज हमको डिस्कस करनी है. दैट्स द टॉपिक टुडे. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. पहली हेडिंग है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स टू द स्केलेटल मसल फाइबर्स. अब ये जो पूरा सिलसिला है इसकी डिटेल में बात होगी कि वो पॉइंट जहाँ पर नर्व एंडिंग और मसल आपस में मिलते हैं, जिसे हम इस पूरे पॉइंट को नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. And it actually makes sense. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक न्यूरॉन है, एक्सॉन है ना, ये पूरा एक नर्व है. और मसल इसलिए क्योंकि ये पूरा मसल है. जंक्शन बिकॉज इट्स अ जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन, नर्व एंड अ मसल. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब स्टोरी सारी ये होती है, मैं अगर आपको बिल्कुल ब्रीफली बता दूं और फिर ये पूरा चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे. द स्टोरी इज कि यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आता है नर्व के जरिए, उसकी वजह से इस एरिया पर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है एक केमिकल रिलीज होता है बाय द नर्व विच इज़ नोन एज एसिटाइल कोलिन. ये जो एसिटाइल कोलिन है वो मसल्स की मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स ओपन कराता है. तो सोडियम मसल फाइबर के अंदर आ जाते हैं और इस सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर से कैल्शियम रिलीज होता है और ये कैल्शियम पूरी कॉन्ट्रैक्शन कराता है. इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया भी था. यहाँ उसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहली हेडिंग, स्केलेटल मसल fibers are innervated by large myelinated nerve fibers that originate from large motor neurons in the anterior horn of the spinal cord. So ये anterior horn of the spinal cord से motor nerves आती हैं muscles की तरफ. As discussed in chapter number 6 जो पिछली वीडियो हमने की थी, each nerve fiber after entering the muscle belly normally branches and stimulate from 3 to several hundred skeletal muscle fibers. यानी एक नर्व जो आती है वो कई सारे hundreds of muscle fibers को innervate करती है. Each nerve ending makes a junction which is known as neuromuscular junction. So ये नर्व है, ये उस नर्व की एंडिंग है और यहाँ जो जंक्शन बन रहा है that is called neuromuscular junction. ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका. Now the action potential initiated in the muscle fiber by the nerve signal travels in both directions towards the muscle fiber ends. With the exception of about 2% of the muscle fibers, there is only one such junction per muscle. So बात यह है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है पूरा, दैट इज यूजुअली इन द मिडल ऑफ द मसल स्पिंडल. और जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो एक्शन पोटेंशियल इस तरफ भी ट्रैवल करता है और इस तरफ भी ट्रैवल करता है. व्हेन वी यूज दिस वर्ड कि एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इनिशियली यहाँ पर सोडियम चैनल्स खुलते हैं, तो सोडियम अंदर आता है इस जगह पर जहाँ पर नर्व एंडिंग है यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर. लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो बराबर में जो सोडियम चैनल है वो भी ओपन हो जाते हैं, यहाँ से सोडियम आता है. उसके बराबर में जो सोडियम चैनल्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, वहां से भी सोडियम आता है. बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी यही सिलसिला होता है कि यहां पर भी चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम एंटर होगा, चैनल ओपन होंगे, सोडियम. सो इसे हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स. यानी मैसेज पहले सेंटर में आया और उसके बाद इस डायरेक्शन में भी चलता चला गया और इस डायरेक्शन में भी चलता चला गया. ओके, नाउ द फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली लगता कैसा है. Now, इस फिगर में भी है, अभी दिखाता हूँ आपको. द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फ्रॉम अ लार्ज माइलिनेटेड नर्व इस तरह से दिखता है. सो ये इसके डिफरेंट व्यूज हैं. सो दिस फॉर एग्जांपल इज द मसल फाइबर, ये पूरा मसल है और ये एक्सॉन है, ये नर्व है. सो ये वाली जगह जहाँ पे ये नर्व एंड हो रही है इसको हम नाम देते हैं, दिस ऑल इज नोन एज दी नर्व टर्मिनल. यानी नर्व यहाँ पे एंड हो रही है और जहाँ ये नर्व टर्मिनल और मसल आपस में मिल रहे हैं, सो दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन। तो ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या। और इस पूरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यू ऑल्सो कैन कॉल इट अनदर terminology say, which is known as the motor end plate. This is also called motor end plate. It is covered by one or more Schwann cells are present in the motor end plate. This is the motor end plate of the nerve fiber which is in direct contact with the muscle. Okay, अच्छा ये इसका एक और व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं कि this is the muscle area and this is the nerve area. Okay, किस तरह ये जो nerve है almost fit हो रही है एक groove में, एक cleft में जो कि muscle में बन रहा है। So इतना इंटीमेट रिलेशन, इतना क्लोज रिलेशन होता है न्यूरॉन का, नर्व फाइबर का और मसल का। Now, the figure 7.1c shows the junction between a single axon terminal and the muscle fiber membrane. The invaginated membrane is called the synaptic gutter और द साइनेप्टिक ट्रॉफ। अच्छा, अब ये सारी टर्मिनोलॉजी समझने से ताल्लुक रखती हैं। साइनेप्टिक गटर क्या है, ट्रफ क्या है, इस डायग्राम पे समझते हैं। सो सी दिस इज द मसल, ये मसल का एंड है और ये एक्सॉन यानी नर्व एंडिंग है। तो नर्व एंडिंग जहां मसल के साथ कांटेक्ट में आती है वहां इट मेक्स दिस स्ट्रक्चर एक सिंक की तरह। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द साइनेप्टिक ट्रॉफ या साइनेप्टिक गटर, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। और ये है मस्कुलर एंड, ये मसल का एरिया है और इस मसल के एरिया में आप देख रहे हैं इस तरह से फोल्ड्स बन रहे हैं या क्लेफ्ट्स बन रहे हैं। दीज क्लेफ्ट्स, यहां जो क्लेफ्ट्स बने हैं दे आर कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट, क्योंकि ये न्यूरॉन के नीचे हैं। सो ये पूरी गोलाई जो है दिस इज व्हाट वी कॉल द साइनेप्टिक ट्रॉफ। और ये जो मसल की मेम्ब्रेन है इस तरह से फोल्ड्स बना रही है, दीज आर कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। अब एक्सॉन यानी कि ये जो नर्व है इसके और मसल के बीच में ये जो सारा एरिया है दिस इज ऑल नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसकी एनाटमी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह नर्व का एक इस तरह से प्रोट्रूजन निकलता है विच इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रफ, और किस तरह ये साइनेप्टिक ट्रफ क्लोजली इंटरेक्शन में होता है मसल की मेम्ब्रेन के फोल्ड्स के साथ, और ये फोल्ड्स कहलाते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ओके नाउ, और जो बीच में स्पेस है बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मसल, दिस स्पेस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये सब टर्मिनोलॉजी साइनेप्टिक गटर या ट्रफ एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको पता होना चाहिए, एंड सब न्यूरल क्लेफ्ट, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। नाउ इन द एक्सॉन टर्मिनल आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया दैट सप्लाई एटीपी, द एनर्जी सोर्स यूज्ड for the synthesis of transmitter known as acetylcholine which excites the muscle fiber membrane. एक्चुअली बात यह है कि जो ये नर्व एंडिंग है इसमें यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर ऑल माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, जो रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके पूरी कहानी शुरू करता है सोडियम एंट्री की, और एक्साइटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो एसिटाइलकोलिन का निकलना बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है, and it is also energy dependent, so it is dependent on ATP. Because it is energy dependent, माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस यहाँ बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, बहुत सारा ATP बनता है, वो ATP यूज होता है इस एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस और इसके रिलीज में। ओके नाउ एसिटाइलकोलिन इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द टर्मिनल बट इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स, अबाउट 3 lakhs ऑफ विच आर नॉर्मली इन द टर्मिनल्स ऑफ अ सिंगल एंड प्लेट। एक एंड प्लेट में 3 लाख ऐसे छोटे 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 ये जो गोल 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 चीजें दिख रही हैं, दीज आर ऑल साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर भरा हुआ है एसिटाइलकोलिन। और एक नर्व एंडिंग के अंदर, एक टर्मिनल प्लेट के अंदर देयर आर अबाउट 300,000 acetylcholine vesicles, ठीक है, which are normally in the terminals of a single end plate. In the synaptic space are large quantities of enzyme known as acetylcholine esterase. ये एक important concept है, इसको ज़रा गौर से भी सुनिएगा, which destroys acetylcholine a few milliseconds after it has been released from the synaptic vesicle. अब ज़रा कहानी सुनो, अब ये कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, स्टोरी मज़े की है कि acetylcholine जो कि बन रहा है और निकल रहा है from the terminal plate of the neuron, यहाँ से acetylcholine आएगा इस synaptic
क्लेफ्ट के अंदर। अच्छा, विद इन मिली सेकेंड्स इस क्लेफ्ट के अंदर एक और मजे की चीज पड़ी होती है विच इज नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। जैसे ही यहाँ एसिटाइलकोलिन निकलता है वो अपना एक्शन करता है और मिली सेकेंड्स में इसके एक्शन को रोक दिया जाता है बाय दिस एंजाइम विच इज नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। तो इन अ वे ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि अगर ये एंजाइम ना हो तो एसिटाइलकोलिन यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड होता रहे और मसल बेचारा कॉन्ट्रैक्ट होता रहे अनलेस इट लीड्स टू अ पोजीशन ऑफ फटीग। लेकिन नेचर ने आपका सिस्टम रखा है ना कि यहाँ अगर एसिटाइलकोलिन आएगा तो वो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और उसके बाद एसिटाइलकोलिन को ख़त्म करने का भी बंदोबस्त मौजूद है। और एसिटाइलकोलिन को ख़त्म करने का बंदोबस्त का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज विच इज़ प्रेजेंट इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट के अंदर मौजूद होता है, इस बाहर के एरिया में ख़त्म करने के लिए इट्स ऑलरेडी देयर। Now, secretion of acetylcholine by the nerve terminals. When a nerve impulse reaches the neuromuscular junction, about 125 vesicles of acetylcholine are released from the terminal into the synaptic space. इस nerve ending के पास तकरीबन 300,000 ऐसे छोटे छोटे से vesicles हैं। इनमें से तकरीबन कितने vesicle ready होते हैं हर nerve impulse पे? 125, okay? Which is actually a big number because if you think about it, आप अपने muscles दिन में कितनी ही दफ़ा contract करते हो, हर contraction के लिए कई नर्व इंपल्सेस रिक्वायर्ड होती हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हर दफ़ा 125 वेसिकल्स, सो आई मीन विद इन अ मिनट यू एक्चुअली रिलीज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेसिकल्स। तो वो वेसिकल्स खैर बार बार बनते भी रहते हैं और रिप्लेनिश होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 लाख वेसिकल्स खर्च हो गए तो अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो एसिटाइलकोलिन बनता रहता है, तो ये वेसिकल्स की तादाद बढ़ती रहती है। ओके, नाउ सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस मैकेनिज्म इज शोन इन फिगर 7.2, अभी दिखाता हूँ, विच शोज एन एक्सपेंडेड व्यू ऑफ द साइनेप्टिक स्पेस with the neural membrane above and the muscular membrane below. इस डायग्राम में हम देख लेते हैं this diagram. So here this is the neural area, this is the neuronal bit. यहाँ पे न्यूरॉन मौजूद है, नर्व है और ये मस्कुलर एरिया है और ये पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से वेसिकल्स और इन वेसिकल्स में मौजूद है एसिटाइलकोलिन। तो जैसे ही नर्व इंपल्स आती है आप देखें ये जो वेसिकल्स हैं नर्व की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर ऐसे एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देते हैं इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये रिलीज होकर क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होता है। ये देखें दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स एक्चुअली कहाँ हैं? मसल की मेम्ब्रेन पर। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। सो नर्व से एसिटाइलकोलिन निकला और अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। जैसे ही वो अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है देयर आर ऑल्सो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन द मसल मेम्ब्रेन और ये सोडियम चैनल्स जो हैं एसिटाइलकोलिन के बाइंड होते ही ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम मसल के अंदर घुस जाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज डीपोलराइजेशन, या इसी का दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल का इनिशिएशन। ये सारे नाम हम इस इवेंट के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया और सोडियम चैनल्स ओपन कर दिए। दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। ओके, on the inside of the surface of the neural membrane there are dense bars or there are voltage gated calcium channels. When an action potential spreads over the terminal, these calcium channels open and allow the calcium ion to diffuse from the synaptic space to the interior of the nerve terminal. The calcium ion in turn are believed to activate the calcium calmodulin dependent protein kinase, which in turn phosphorylates synapsin proteins that anchor the acetylcholine vesicle to the cytoskeleton of the synaptic terminal. अब ये जो सारी स्टोरी है ना वो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो वेसिकल्स हैं ये वेसिकल्स कैसे नर्व टर्मिनल से निकलकर मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व पे अटैच होते हैं और कैसे इसमें से एसिटाइलकोलिन निकलता है। तो ये सारी कहानी डिपेंडेंट है कैल्शियम चैनल्स पर जो कि मौजूद हैं नर्व मेम्ब्रेन पर। तो जाहिर है यहाँ जब एक्शन पोटेंशियल इस नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा तो व्हाट हैपेंस कि कैल्शियम एंटर्स इनटू द नर्व एंडिंग और ये कैल्शियम जाकर के कैल्शियम कैलमोडुलिन प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है। काइंड ऑफ इन वेसिकल्स में मूवमेंट होती है, वो आके अटैच हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ और ये सारा प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के जरिए अल्टीमेटली नर्व में से एसिटाइलकोलिन बाहर निकल जाता है। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम।
ओके। नाउ ऑल्दो सम ऑफ द अफॉरमेंशन्ड डिटेल्स आर स्पेक्युलेटिव, यानी इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें पता है, बहुत सारी स्टोरी बनाने के लिए फिजियोलॉजी में एक कड़े से दूसरा कड़ा जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं चीज़ें, बट दिस इज़ द कंसेंसस। अभी जो सारी डिटेल आपको बताई है इसी पर सारे फिजियोलॉजिस्ट का मानना है कि दिस इज़ हाउ एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड। ओके, राइट, आगे बात करते हैं। नाउ एसिटाइल कोलिन ओपन्स आयन चैनल्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक, ये वर्ड समझो, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब है मसल की मेम्ब्रेन। सुनिए गौर से, देखें, एक वर्ड हम यूज़ करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि नर्व की मेम्ब्रेन होगी ये वाली, और दूसरा हम वर्ड यूज़ करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि यहाँ होगी साइनेप्सिस के बाद। साइनेप्स का मतलब है दिस जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड neuromuscular junction, और this junction is also called synapse. So synapse से पहले वाली जो मेम्ब्रेन है ये सारी, this is called pre-synaptic, synapse के बाद ये वाली is called post-synaptic. So ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपको वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल्स हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं और सोडियम चैनल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात अगर समझ में आ गई तो अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। Figure 7.2 also show many small acetylcholine receptors and voltage-gated sodium channels in the muscle fiber membrane. Post-synaptic membrane में ये रहे acetylcholine channels और ये रहे sodium channels. Okay, they are both present on the post-synaptic membrane. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहूँ या मसल की मेम्ब्रेन कहूँ एक ही बात है। ओके, द एसिटाइल कोलिन गेटेड आयन चैनल्स आर लोकेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली नियर द माउथ ऑफ द सब न्यूरल क्लेफ्ट। अब ये टर्म चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द सब न्यूरल क्लेफ्ट, ये जो क्लेफ्ट यहाँ बन रहा है दिस इज द सब न्यूरल क्लेफ्ट और इसके बिल्कुल माउथ पर मौजूद हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑल्सो लाइन द सब न्यूरल क्लेफ्ट। यू सी हियर क्लेफ्ट पर इनकी लाइनिंग है। Each acetylcholine receptor is a protein complex that has a total molecular weight of 2,75,000. It's not actually very important to remember this. Iski alpha subunits, gamma, this is irrelevant. I mean, you don't have to remember these details, okay? Focus on the concept. Focus on the processes. Now, acetylcholine gated channel has a diameter. This is important. Listen to this. The acetylcholine gated sodium channel, यानी इन channels की बात हो रही है जो acetylcholine के voltage gated channel जो open होंगे. These channels have a diameter of about 0.65 nanometers, which is large enough to allow sodium ion, पोटेशियम आयन एज वेल एज कैल्शियम आयन। तो जब ये चैनल खुलते हैं तो इससे एक्चुअली ये सारे आयन्स एंटर हो सकते हैं, लेकिन सोडियम सबसे ज़्यादा एंटर होता है। ओके, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा है। टू मूव ईजिली थ्रू द ओपनिंग, नाउ द पैच क्लैम्प स्टडीज हैव शोन दैट वन ऑफ दीज चैनल्स व्हेन ओपन्ड बाय एसिटाइलकोलिन कैन ट्रांसमिट 15,000 to 30,000 सोडियम आयन्स इन 1 मिलीसेकेंड। ये ज़रा देखें, 1 मिलीसेकेंड में 15,000 से 30,000 सोडियम आयन मसल के अंदर एंटर हो जाते हैं। Conversely, negative ions such as chloride ions do not pass through because the strong negative charges in the mouth of the channel that repel. So यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसी है इन चैनल्स की कि whenever they are open, although इनमें से सोडियम भी जा सकता है, पोटेशियम भी जा सकता है, कैल्शियम भी जा सकता है, क्लोराइड भी जा सकता है, साइज इतना बड़ा है इसका, लेकिन चार्ज के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लक्स जो होता है वो किस चीज़ का होता है, सोडियम का। इसीलिए these are called predominantly sodium channels. Okay? Right. Now, in practice, for more sodium ions to flow through the acetylcholine gated channels than any other ions for two reasons. अब आइंस बहुत सारे हैं, मैंने आपसे कहा ना, इसमें से सोडियम भी गुजर सकता है, इसमें से कैल्शियम भी गुजर सकता है, इवन इसमें से पोटेशियम गुजर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से गुजरता सोडियम ही है। क्यों? देयर आर ओनली 2 पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन, वन इज सोडियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द अदर इज पोटेशियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेकेंडली, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द मसल मेम्ब्रेन इज -80 to -90 मिलीवॉल्ट्स। इट पुल्स द पॉजिटिव चार्जेस। तो मैंने आपसे कहा कि इसके डायनेमिक्स ऐसे होते हैं इस चैनल के कि इसमें से सोडियम ही ज़्यादातर गुजरता है। Okay, now as shown in figure 7.3b, the principal effect of opening of the acetylcholine gated channel is to allow sodium ions to flow to the inside of the file. So this is the whole summary story of what happens कि synaptic cleft में जैसे ही action potential nerve ending तक पहुंचेगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर जाएगा, कैल्शियम अंदर जाके एक्सोसाइटोसिस कराएगा एसिटाइलकोलिन की, एसिटाइलकोलिन सोडियम चैनल्स ओपन करेगा और सोडियम मसल के अंदर। ये सारी कहानी होती है एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर के दौरान।
ओके। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ, अब एसिटाइल कोलिन का काम हो गया, सोडियम चैनल्स खुल गए, सोडियम अंदर चला गया। नाउ देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इसका काम क्या है? इट डिस्ट्रॉयज एसिटाइल कोलिन, इट inactivates, it deactivates acetylcholine. Okay, so it is very very rapid action, बहुत तेजी से ही हो जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वरना अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ पड़ा रहता हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए सोडियम चैनल खुले रहते और बहुत सारा सोडियम अंदर आता और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक जाता, फटीग हो जाता, ख़राब हो जाता। तो चूंकि ये प्रोसेस हमें रोकना है, हमें सिर्फ उतनी कॉन्ट्रैक्शन करनी है जितनी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। इस प्रोसेस को मेक श्योर करने के लिए देयर इज दिस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ओके, सो वंस रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एसिटाइलकोलिन कंटिन्यूज टू एक्टिवेट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स as long as the acetylcholine persists in the space. However, it is rapidly destroyed by acetylcholine esterase. So that's the bottom line. The short time that the acetylcholine remains in the synaptic space, a few milliseconds only at the most, normally is sufficient to excite the muscle fiber. Then the rapid removal of the acetylcholine prevents the continued muscle re-excitation. यानी बार बार मसल कहीं एक्साइट ना हो, इसलिए एसिटाइलकोलिन को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मसल एक्चुअली कैन रिकवर फ्रॉम द इनिशियल एक्शन पोटेंशियल, वरना भाई बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कर करके हालत खराब हो जाएगी मसल की। राइट, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। Now the sudden insertions of sodium ion, सोडियम आयन अंदर आ गया ना मसल के, इतना सारा जो सोडियम आयन अंदर आया है, तो उससे क्या होगा? उससे बेसिकली होता ये है कि उस मसल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है दैट चेंजेस, और वो चेंज होता है, इट इज एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज 50 to 75 millivolts, क्रिएटिंग अ लोकल पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। तो बेसिकली डीपोलराइजेशन हो रही है। जैसे ही, अब ये अगर मसल मेम्ब्रेन है, यहाँ जैसे ही सोडियम आएगा तो यहाँ पे अंदर जो पोटेंशियल है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, या हम कहते हैं कि देयर इज एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो गया। ओके, नाउ दैट अ सडन इंक्रीज इन द नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मोर देन 20 to 30 millivolts अगर हो जाए, सो इट इज सफिशिएंट टू ओपन द चैनल। अब यहाँ तो 20 to 30 नहीं भाई, 50 to 75 millivolts का चेंज आया है। तो होता क्या है? होता भाई ये है कि जो गेम शुरू किया था एसिटाइलकोलिन ने, अब वो ऑटो पे शुरू हो जाता है। यानी पहले तो ये चैनल खुले थे किसकी वजह से? एसिटाइलकोलिन की वजह से, और सोडियम अंदर आ रहा था। लेकिन अब जब सोडियम अंदर आता है तो अंदर सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, और इस पॉजिटिव के होने से ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई सोडियम चैनल है तो वो भी खुल जाएगा, फिर उसके बराबर में कोई सोडियम चैनल है तो वो भी खुल जाएगा। अब ये जो सोडियम चैनल्स हैं, ये एसिटाइलकोलिन नहीं खोल रहा। ये इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो चुका है, और इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मूव हुआ है, इसकी वजह से फर्दर सोडियम आयन चैनल्स खुल रहे हैं। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट में बना है बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन ने सोडियम को अंदर किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बराबर के और सोडियम चैनल्स को खोल देता है। इसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। दिस इज व्हाट वी कॉल कि जैसे ही ये पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है मेम्ब्रेन का, more sodium channels open. Okay, now figure 7.4 illustrate an end plate potential initiation of the action potential. The figure shows 3 separate end plate potentials. मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। So here फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पोटेंशियल है, दिस इज एबल टू एक्साइट द मसल सेल बिकॉज दिस इज इनफ पोटेंशियल। यहाँ पर इनफ सोडियम आइंस मसल में एंटर हुए, जिनकी वजह से फर्दर सोडियम आइंस ओपन हो गए चैनल, और बहुत सारा सोडियम आइन, देख रहे हैं, इज द पीक, बहुत सारा सोडियम आइन एंटर हो गया। यहाँ पे सोडियम आइन बहुत ज़्यादा एंटर नहीं हुआ, यहाँ पे सोडियम आइन बहुत ज़्यादा एंटर नहीं हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेम्ब्रेन जो इनिशियली पॉजिटिव हुई थी एसिटाइलकोलिन की वजह से, वो इनफ पावरफुल नहीं थी। इनफ पावरफुल नहीं थी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन। ये हो सकता है कि सपोज ये मसल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन आकर के बाइंड करता है और सोडियम चैनल से सोडियम आयन अंदर आते हैं। अब ये भी तो पॉसिबल है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ बाइंड प्रॉपर ना कर रहा हो। ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को रोक देती। तो अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड ही नहीं करेगा अपने रिसेप्टर से,
तो सोडियम आयन के जो चैनल्स हैं वो खुलेंगे ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन को आकर के डैमेज कर देती है, यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हुआ लेकिन वो अपने रिसेप्टर पे इसलिए बाइंड नहीं कर रहा क्योंकि उस ड्रग ने एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट कर दिया। इस केस में भी सोडियम अंदर एंटर नहीं होगा। ये तमाम बातें वो हैं कि भाई एंड प्लेट पोटेंशियल अगर तकड़ा बनेगा तभी एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा मसल में। ये इनिशियल एंड प्लेट पोटेंशियल का बनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो सारी स्टोरी सुनाई थी ना कि एसिटाइल कोलिन आएगा, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सोडियम चैनल को खोलेगा और यहाँ पॉजिटिव दुनिया हो जाएगी अंदर। ये सारी पॉजिटिव दुनिया होना का मतलब ये है कि एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एंड प्लेट पोटेंशियल अगर अच्छा तकड़ा सॉलिड जनरेट नहीं होगा तो मसल में एक्साइटेशन नहीं होगी। अब इस डायग्राम को देखो और मैं टेक्निकल वर्ड्स में ज़रा जल्दी से ये बताता हूँ, समझ लो। अगर पीछे से वीडियो देख रहे हो तो बात समझ में आएगी। यहाँ पर मसल में एक्शन पोटेंशियल या एक्साइटेशन डेवलप हुआ क्योंकि एंड प्लेट पोटेंशियल सॉलिड था। यहाँ पे एंड प्लेट पोटेंशियल सॉलिड नहीं था, इसीलिए मसल में एक्साइटेशन नहीं हुई। यहाँ पर भी एंड प्लेट पोटेंशियल सॉलिड नहीं था तो मसल में एक्साइटेशन नहीं हुई। दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग हियर, ओके, कि जो वीकनेस है एंड प्लेट पोटेंशियल की, इट कैन बी कॉज्ड बाय so many different reasons. There can be something which actually blocks acetylcholine. There can be something which actually destroys acetylcholine, or there can be something which actually stops acetylcholine to binding to its receptors. ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट। ये वाला जो क्लेफ्ट है ना भाई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई सारी ड्रग्स एक्ट करती हैं और अगर ये एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो भी गड़बड़, रिलीज होकर रिसेप्टर पे नहीं बाइंड कर सकेगा तो भी गड़बड़, ज़्यादा बाइंड करेगा तो भी गड़बड़, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं होगा तो भी गड़बड़। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन, ओके। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। The next heading, safety factor for transmission of neuromuscular junction, fatigue of the junction. Ordinarily, यानी आम तौर पर, each impulse that arrives at the neuromuscular junction causes about 3 times as much end plate potential as that required to stimulate, यानी एहतियातन ठीक ठाक एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी ठीक ठाक सोडियम एंटर होता है मसल के अंदर। Therefore, the normal neuromuscular junction is said to have high safety factor. However, stimulation of the nerve fiber at the rates greater than 100 times per second for several minutes may diminish the number of acetylcholine vesicles so much that impulses fail to pass into the muscle. This is called fatigue of the neuromuscular junction. यानी यार ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन होगी किसी मसल की, देन व्हाट विल हैपन कि हर एक्साइटेशन के साथ ये वेसिकल आएगा, निकाल देगा एसिटाइलकोलिन, ये वेसिकल, ये तो यार एक टाइम आएगा ना वेसिकल ख़त्म हो जाएंगे। जब वेसिकल ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो फटीग की सिचुएशन में जा चुका है, ओके। सो दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये कुछ क्लिनिकल टाइप की बातें हैं, ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये जो हेडिंग है एसिटाइलकोलिन फॉर्मेशन एंड रिलीज, इसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ। देयर इज नथिंग न्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम दीज पैराग्राफ्स। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस वीडियो में, बट एनीवेज इसको पढ़ लेते हैं। एसिटाइलकोलिन फॉर्मेशन एंड रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस। सुनिए भाई, स्मॉल वेसिकल्स अबाउट 40 नैनोमीटर इन साइज आर फॉर्म्ड इन द गोल्जी apparatus. सो दिस इज परहैप्स न्यू, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जो भी सेल के अंदर सीक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं उसमें गोल्जी apparatus इज द की फैक्ट्री, इज द की ऑर्गेनील जहां पे ये वेसिकल्स बनते हैं। Now these vesicles are then transported by the exoplasm, ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है काम, and they are then transported to the nerve ending या neuromuscular junction पे जो nerve plate है वहाँ तक इनको पहुँचाया जाता है। About 300,000 of these small vesicles collect in the nerve terminal. Okay. Now acetylcholine is synthesized in the cytosol यानी cytoplasm of the nerve fiber, but is immediately transported through the membrane of the vesicles to the interior while it is stored in highly concentrated form, about 10,000 molecules of acetylcholine in each vesicle. तो total vesicle कितने होते हैं एक nerve plate के अंदर? तकरीबन 3 लाख। हर एक छोटे से वेसिकल में जिसका साइज होता है 40 नैनोमीटर, तकरीबन कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के? 10,000। तो इमेजिन कितना सारा एसिटाइलकोलिन निकलता है हर एक्साइटेशन पर। मैंने आपको बताया था 125 वेसिकल रिलीज होते हैं, ये 125 वेसिकल मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर लें तो इतना सारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। तो दिस इज एक्चुअली मोर देन इनफ फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ओके। व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द नर्व टर्मिनल, नर्व टर्मिनल पे जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं
और कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की वजह से एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है और सारा एसिटाइलकोलिन निकल जाता है। तकरीबन 125 वेसिकल्स निकलते हैं हर एक्शन पोटेंशियल के साथ। नाउ द नंबर ऑफ वेसिकल्स अवेलेबल इन द नर्व एंडिंग इज सफिशिएंट टू अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ओनली अ फ्यू थाउजेंड नर्व टू मसल इंपल्सेस। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है, 3 लाख के करीब वेसिकल्स हैं, हर वेसिकल के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, एक वक्त में 125 वेसिकल्स रिलीज होते हैं, बट देयर इज इनफ ओनली फॉर अ फ्यू कॉन्ट्रैक्शंस। देयरफॉर इसका कंटिन्यूअस बनते रहना बहुत जरूरी है एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स का, ठीक है। देयरफॉर फॉर कंटिन्यूड फंक्शन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यू वेसिकल्स नीड टू बी रीफॉर्म्ड रैपिडली within a few seconds after each action potential is over. Coated pits appear in the terminal nerve membrane caused by the contractile proteins in the nerve ending, especially called clathrin, which is attached to the membrane in the areas of original vesicles. Within about 20 seconds, the proteins contract and causes the pits to break away to the interior of the membrane, thus forming new vesicles. Within another few seconds, acetylcholine is transported to the interior of these vesicles. So this repackaging, it's like a factory. जो nerve ending है वो पूरी फैक्ट्री की तरह काम कर रही है कि उसमें जैसे जैसे एसिटाइलकोलिन यूज होते जा रहे हैं वैसे वैसे नए एसिटाइलकोलिन के वेसिकल्स बनते जा रहे हैं। इसीलिए आप अपने मसल्स जितना चाहें उतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचें अगर इस फैक्ट्री में एसिटाइलकोलिन न बने तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नाउ इज super duper important stuff, some drugs that enhance or block the transmission at the neuromuscular junction. So that's a super important topic. Okay, गौर से सुनिए। Now there are drugs that stimulate the muscle fiber by acetylcholine like action. ये बात तो आपको पता है कि जब acetylcholine रिलीज होता है तो वो मसल फाइबर पे अटैच होता है और उसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन होते हैं और मसल में डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। सो जब जब एसिटाइलकोलिन होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो एसिटाइलकोलिन लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ओके, और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह एक्शन करते हैं? दीज इंक्लूड मेथाकोलिन, carbachol, nicotine. They have nearly the same effect on the muscle fiber as that of acetylcholine. The main difference between these drugs and acetylcholine is the fact that the drugs are not destroyed by एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। अब ये तो चूंकि नेचुरल चीज़ है ना एसिटाइलकोलिन, तो इसके डिस्ट्रॉय होने का मैकेनिज्म भी नेचर ने रखा है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं जो बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह काम करती हैं, दीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जिसका मतलब ये है कि अगर इनका एक्शन शुरू होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता ही रहेगा, बार बार होता रहेगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन की तरह वो ख़त्म नहीं होगा। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज काम नहीं कर रहा, सो मसल बेचारा मसल स्पैज़म में चला जाएगा। इसीलिए निकोटीन, कार्बाकोल और मीथाकोलिन का साइड इफेक्ट है मसल स्पैज़म, एंड दैट इज द मेथोडोलॉजी। ओके, नाउ देयर आर ड्रग्स व्हिच स्टिमुलेट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय इनएक्टिवेटिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। अब जरा फिजियोलॉजी समझ लिया आपने। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का क्या काम था कि जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है उसको ख़त्म करे। अब अगर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ही ब्लॉक हो जाए, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने वाला भाई कोई भी नहीं है। तो एसिटाइलकोलिन भी ले भाई वारे न्यारे, आज़ादी आज़ाद, जो करना है मर्जी करो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कराते जाओ, तो यहाँ भी मसल स्पैज़म हो जाएगा। लेकिन यह रीज़न अलग है। यहाँ जो मसल स्पैज़म हुआ था उसकी वजह ये थी कि ये जो ड्रग्स थी, ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज बेचारा अपना काम करना चाह रहा है लेकिन ये हाथ नहीं आ रही, ये उनके ज़रिए डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहाँ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ भी मसल स्पैज़म हो रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है वो इनएक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए एसिटाइलकोलिन आज़ाद घूम रहा है और ये अपना काम करता जाएगा। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं? दे इंक्लूड नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड डायसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ओके, दे विल ऑल्सो लीड टू मसल स्पैज़म। नियोस्टिग्मिन and physostigmine combine with acetylcholinesterase to inactivate the acetylcholinesterase for up to several hours, after which these drugs are displaced. But anyways, muscle spasm याद रखना है, drugs के नाम याद रखने, mechanism of action याद रखना है। Now there are also some drugs which block the transmission at the neuromuscular junction. क्या मतलब हुआ? There are a group of drugs which are called chloroform drugs can prevent the passage of impulses from nerve ending into the muscle. For example, D-tubocurarin blocks the action of
एसिटाइलकोलिन ऑन द मसल फाइबर। तो ये बेसिकली एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर हैं उसके साथ इसकी बाइंडिंग को ख़त्म कर देता है। अब एसिटाइलकोलिन भी है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज भी है, लेकिन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं हो रही, तो जो एंड प्लेट पोटेंशियल बनना है यानी जो डीपोलराइजेशन स्टार्ट होनी है वही नहीं हो सकेगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। सो दैट विल ब्लॉक द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इन दोनों केसेस में अभी जो हमने बात की थी मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही थी, यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। Then there is another disease which is called very important and common disease, I would say, myasthenia gravis. इसमें क्या होता है जना, myasthenia gravis which is not very uncommon, about 1 in 20,000 persons में होती है, causes muscle weakness because of the inability of the neuromuscular junction to transmit enough signals from nerve fibers to the muscle fibers. और ऐसा क्यों होता है? Because there are antibodies that attack the acetylcholine receptors have been demonstrated in the blood. So अब सोचें, ये है acetylcholine का receptor, ये मसल की मेम्ब्रेन है और ये बराबर में सोडियम है, और ये मौजूद है एसिटाइलकोलिन, सोडियम नहीं, सोडियम का चैनल मौजूद है। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ है और ये आया अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए, लेकिन ऊप्स, रिसेप्टर तो यहाँ है ही नहीं, इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है इन एंटीबॉडीज ने। ओके, सो ये एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर्स को डैमेज कर देती हैं। तो अब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा, तो ये बराबर में जो सोडियम के चैनल है ये बैठे बैठे इंतजार करके, ओ भाई बाइंड कर तो सोडियम को मैं अंदर भेजूं, तो एंड प्लेट पोटेंशियल टर्मिनल पे यहाँ पे इनिशिएट हो, तो डीपोलराइजेशन इनिशिएट हो, तो एक्साइटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गया है। दिस इज व्हाट इज नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? मसल्स की कम हो जाएगी। मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे कि वीक हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। एंड दैट इज द मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी पढ़ने की ब्यूटी ये है कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है। ठीक हो गया जी? सो दैट्स द होल स्टोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट another heading which is the muscle action potential. अच्छा, अब जो मसल के एक्शन पोटेंशियल हैं, ये जैसे बाकी दूसरे सेल्स में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है या एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है डीपोलराइजेशन, और वो सारे इवेंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं चैप्टर नंबर 5 में, मसल में भी बिल्कुल वैसे ही है। सो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर सम डिफरेंसेस। और वो डिफरेंसेस क्या हैं? सम ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मसल पोटेंशियल्स आर एज फॉलोज। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट -80 to -90 millivolts in skeletal fibers. So यहाँ पे that is different from the nerve cells. Okay, about 10 to 20 millivolts का difference है. It's more negative as compared to the neuron. हमने चैप्टर 5 में न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था उससे ये 10-20 मिलीवोल्ट ज़्यादा नेगेटिव है स्केलेटल मसल. सो दैट इज वन डिफरेंस. द अदर वन इज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज 1 to 5 milliseconds in skeletal muscle, about 5 times as long as in large myelinated fibers. So the action potential is longer, which means कि एक दफ़ा जब depolarization हो जाती है तो it lasts longer as compared to the nerves. And it makes sense again. Nerve fibers जो हैं, हमारी जो nerves हैं, they have to very rapidly transport impulses. Therefore उनमें जो action potential होगा वो short होगा और rapidly traveling होगा. लेकिन skeletal muscle में चूंकि contraction का process होना है, the excitation is coupled with the process of contraction, इसीलिए it makes sense कि action potential last longer. Okay, then the velocity of the conduction of action potential is 3 to 5 milliseconds, about 1/13th the velocity of conduction in the large myelinated fibers. And again it makes sense. आप किसी से भी ये बात पूछेंगे कि भाई nerves में action potential ज़्यादा fast travel करेगा या skeletal muscle में, obviously the answer would be that in the nerves the traveling of the action potential will be way faster. So 13 times faster होता है neurons में. Okay, so ये तीन differences आपको याद रखने हैं of the action potential comparison between the skeletal muscle and the neurons. Okay, now action potential is spread to the anterior of the muscle fiber by way of the transverse tubules. Now listen to this, that's an important concept. The skeletal muscle fiber is so large that the action potential is spreading along its surface membrane causes almost no current flow deep within the fibers. Maximum muscle contraction, however, requires the current to penetrate deeply to the muscle fiber to the vicinity of the separate myofibril. यानी बात यह है कि मसल बंडल्स बास तो इतने मोटे मोटे होते हैं, उसमें इतने सारे फाइबर्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन पे यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल है वो डीपर फाइबर्स तक कैसे जाएगा, उसका जाना ज़रूरी है, वरना पूरा मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. तो ये होता है पॉसिबल बाय द वे ऑफ टी ट्यूब्यूल्स विच आर also called the transverse tubules. Transverse tubules are basically extensions of the plasma membrane, यानी जो मसल की सेल मेम्ब्रेन है
उसी की डीपर एक्सटेंशंस हैं, ओके और उन डीपर एक्सटेंशंस को वी कैन हैव अ लुक एट द डायग्राम हियर फॉर एग्जांपल. सो दिस इज द सार्कोलेमा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, और इस सार्कोलेमा की डीपर इन्वेजिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, एंड दीज आर नोन एज द टी ट्यूब्स. तो दीज आर द टी ट्यूब्स जो इस तरह देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेशंस हैं और ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं. दीज आर द ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स. फायदा इसका ये होता है कि इस ट्रांसफर ट्यूब्यूल की वजह से there is very deep penetration of sodium ion. So sodium ion सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ मेम्ब्रेन के नज़दीक एंटर हो जाएगा, सोडियम आयन अंदर भी एंटर होगा, तो तमाम जो मायोफिब्रिल्स हैं उन सारी मायोफिब्रिल्स को ये सोडियम का डीपोलराइजेशन मिलेगा, यानी जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो डीप डाउन इन द मसल भी प्रोपगेट करेगा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो टी ट्यूब्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वरना अगर सिर्फ यहाँ डीपोलराइजेशन होती तो यहाँ के मायोफिब्रिल तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, अंदर के डीप मायोफिब्रिल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते, सोडियम वहाँ कैसे पहुँचता, वहाँ एंड प्लेट जो पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता, डीपोलराइजेशन अंदर तक कैसे पहुँचती. तो इन सारे कैसे का जवाब है टी ट्यूब्यूल्स. टी ट्यूब्यूल्स अंदर डीप तक जाते हैं और इसकी वजह से बड़े मज़े से सोडियम यहाँ मेम्ब्रेन के पास भी पेनिट्रेट कर गया, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो गई यहाँ भी अंदर जहाँ तक टी ट्यूब है. सो टी ट्यूब्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर complete contraction of the muscle fiber, right? अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, जो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि जब नर्व इम्पल्सेस आएंगी तो उसके बाद एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होगा. तो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं. ऑल्दो कॉन्ट्रैक्शन का हमने अलग से एक चैप्टर, पिछला चैप्टर 6 किया हुआ है कि किस तरह से स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एक्साइटेशन की बात हमने इस चैप्टर में कर ली कि कैसे जो एक्शन पोटेंशियल है वो न्यूरॉन्स में ट्रेवल करता है, कैल्शियम एंटर होता है न्यूरॉन में, कैल्शियम फिर एक्सोसाइटोसिस करवाता है एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाकर के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, सोडियम चैनल को खुलवाता है, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होती है. उस एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से जो नेबरिंग सोडियम आयन के चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं और मसल में डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. वंस द डीपोलराइजेशन स्टार्ट्स, आगे होती है कॉन्ट्रैक्शन. तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जरा यहाँ इस हेडिंग में टाई अप करते हैं, इसको सेटिंग में लेकर के आते हैं. सो फिगर 7.5 शोज मायोफिब्रिल सराउंडेड बाय द टी ट्यूब्यूल्स. इस डायग्राम में हमने देखा कि मायोफिब्रिल्स के इर्द गिर्द देयर आर सो मेनी टी ट्यूब्यूल्स, ओके. सो दे आर सराउंडेड बाय टी ट्यूब्यूल्स. द टी ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल एंड रन ट्रांसफर्स टू द मायोफिब्रिल्स. They begin at the cell membrane and penetrate all the way from one side of the muscle fiber to the opposite side. Not shown in the figure is that these tubules branch among themselves to form entire planes of T tubule interlacing with each other. So these T tubules are connecting with each other. तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन. पर्पस बेसिकली ये है कि एक अच्छा सा नेटवर्क मौजूद हो, उस नेटवर्क में जो डीपोलराइजेशन और सोडियम आइंस है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ओके. नाउ ऑल्सो वेयर द T tubules originate from the cell membrane, they are open to the exterior of the muscle fiber. Therefore, they communicate with the extracellular fluid surrounding the muscle fibers and contain the extracellular fluid in their lumen. In other words, the T tubules are actually internal extensions of the cell membrane. तो यहाँ बात ये हो रही है कि ये जो T tubules अंदर इन्वेजिनेट करती हैं ये बेसिकली कम्युनिकेट कर रही होती हैं with the extracellular fluid. So, for example, देखो ये सार्कोलेमा है, this is the cell membrane of the muscle fiber. यहाँ बाहर होगा ECF, this is all extracellular fluid. अब ये ट्यूब अंदर तो जा रही है लेकिन इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द ECF. यहाँ पे ECF मौजूद है तो ये ECF इस ट्यूब में ट्रैवल करता है और इसका ट्रैवल करना ज़रूरी है. ECF में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइन है जो इस पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें चाहिए स्टार्ट करने के लिए, मसल की डीपोलराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए. एंड वो मैजिक आइन कौन सा है भाई? वो मैजिक आइन है सोडियम. तो वो सोडियम ECF में मौजूद है. अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि टी ट्यूब्यूल्स का पर्पज़ ये है कि सोडियम आइन हर जगह मसल के डीप डाउन पेनिट्रेट करके हर मसल फाइबर तक पहुंच जाए. तो वो सोडियम एक्चुअली क्या है? ECF का पार्ट है. सो ये जो इन्वेजिनेशंस बनती हैं टी ट्यूब्यूल की, अगर मैं आपसे सिंपल अल्फाज में पूछूं कि टी ट्यूब्यूल एक ट्यूब्यूल है, उसके अंदर भाई क्या भरा होता है? उसके अंदर ECF भरा होता है. टी ट्यूब्यूल के अंदर कौन सा आइन बहुत ज़्यादा होता है? सोडियम आइन बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट्स द स्टोरी दैट यू शुड रिमेंबर, ओके. एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. Now, therefore, when an action potential spreads over the muscle fiber membrane, a potential change also spreads along the T tubule. So, T tubule का important काम है
एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट करना। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ, और जो लोग वीडियो आगे पीछे करके देख रहे हो उनको नहीं पता चलेगा कि एंड प्लेट पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो जाकर के शुरू से वीडियो देखो, तब बात समझ में आएगी। नो शॉर्टकट टू सक्सेस, pay your full attention. Okay, the electrical current surrounding these T tubules then elicit the muscle contraction. So ये बात हम कर चुके हैं। Figure 7.5 also shows a sarcoplasmic reticulum in yellow. अभी देखते हैं। The sarcoplasmic reticulum is composed of two major parts. There are large terminal cisternae that abut the T tubules, and then there are longitudinal tubules that surround all surfaces of the contractile myofibrils. So अब एक तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मौजूद है, दैट इज दीज ट्यूब्स विच आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द ECF, एंड दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड T ट्यूब्यूल्स। अदर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मौजूद होता है, दैट इज दीज येलो स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल्सो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज इट स्टोर्स एन इंपॉर्टेंट आयन। इसमें मौजूद है कैल्शियम आयन। अब होता ये है कि जैसे ही ये सोडियम आयन लीक करके डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है मसल की, दिस सोडियम आयन की वजह से इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, और ये कैल्शियम रिलीज होते ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने डिटेल वीडियो बना रखी है चैप्टर नंबर 6 में, वो देख लीजिएगा। नो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने अभी बात आपको बताई। वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट विद इन इट्स वेसिकुलर tubules is an excess of calcium ion in very high concentration. Many of these ions are released from each vesicle when an action potential occur. Action potential occur का क्या मतलब है? जैसे ही सोडियम एंटर होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Okay? Now, figure 7.6 and 7.7 show that action potential of the T tubule causes current flow. Current flow मतलब सोडियम एंट्री। Current flow into the sarcoplasmic reticular cisternae, whereby they abut the T tubule. As a result, what happens कि कैल्शियम रिलीज होता है। ठीक है, अब ये सारा जो कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम निकला मतलब जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई। ठीक है, कैल्शियम पंप रिमूव्स कैल्शियम आयन फ्रॉम द मायोफिब्रिल फ्लूइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर एक दफा कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो ये जो सारा कैल्शियम निकला था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर कर दिया जाता है बाय द कैल्शियम पंप्स। वंस द कैल्शियम आयन हैव बीन रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल, दे हैव डिफ्यूज्ड अमंग द मायोफिब्रिल, मसल contraction continues, and once the muscle contraction is done, the calcium is actively pumped back into the sarcoplasmic reticulum. ठीक है जी, ये सारी स्टोरी चैप्टर 6 में भी बताई थी, याद है ना? This pump is also known as SARCA, which is the abbreviation, full form ये है sarcoplasmic reticulum calcium ATPase. So it puts back the calcium ions into the sarcoplasmic reticulum. In addition, inside the reticulum is calcium binding protein called calsequestrin. कैल्शियम को सिक्विस्टर करने वाली प्रोटीन, विच कैन बाइंड अप टू 40 कैल्शियम आइंस टू होल्ड द कैल्शियम इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, नाउ एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आइंस, द नॉर्मल रेस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन of calcium ion in the cytosol that baths the myofibril is too little to elicit the contraction. क्योंकि मसल फाइबर के अंदर जितना कैल्शियम है वो सारे का सारा बंद होता है एक जेल में, और उस जेल का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आज़ाद घूम रहा होता तो मसल्स हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते, ये हमें नहीं करवाना. तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए कैल्शियम को कैद किया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ये सिर्फ तब निकलेगा जब सोडियम एंटर होगा, यानी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगी. ठीक है, देयरफॉर द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कीप्स द एक्टिन फ्लामेट इनहिबिटेड एंड मेंटेन अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द मसल. कन्वर्सली, फुल एक्साइटेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल यानी सोडियम की एंट्री एंड सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम कॉजेज इनफ रिलीज of calcium ions to increase the concentration of the calcium as high as 2 into 10 की power 4 molar concentration, which is about 500 fold increase, यानी 500 गुना ज़्यादा कैल्शियम आ जाता है सेल के अंदर. अब ये जो इतना सारा कैल्शियम आता है इसकी वजह से स्टार्ट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन. इमीडिएटली देयर आफ्टर द कैल्शियम पंप्स डिप्लीट कर देते हैं दोबारा साइटोप्लाज्म को कैल्शियम से, और उस कैल्शियम को वापस फेंक देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंड दिस हैपेंस इन 1/20th of a second. इट्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी क्विक.
इन हार्ट मसल सेल्स हम पढ़ेंगे जब हार्ट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, द कैल्शियम पल्स लास्ट अबाउट 1/3 ऑफ द सेकेंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल. दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस. मसल्स में स्केलेटल मसल्स आर क्विक टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर वेरी क्विक टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें एक प्लेट्यू का फेज आता है, और ये जो प्लेट्यू का फेज है इट्स बिकॉज ऑफ अ वेरी स्लो एक्शन पोटेंशियल, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ये डिस्कस करेंगे जब हम कार्डियक फिजियोलॉजी की बात करेंगे. ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस कैल्शियम पल्स, पल्स का मतलब क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर था, उसमें से निकला कैल्शियम, फिर वापस चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कैल्शियम पल्स. During this calcium pulse, muscle contraction occurs. If contraction is to continue without interruption for long intervals, a series of calcium pulses, यानी कैल्शियम बार बार आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, ऐसा बार बार होता रहेगा तो मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा. ओके अच्छा जी, अब in the end I have to discuss one very important clinical stuff which is called malignant hyperthermia. आइए इसको पढ़ते हैं. In susceptible individuals, malignant hyperthermia and a hypermetabolic crisis may be triggered by exposure to certain types of anesthetics. कौन से anesthetics जरा सुने, important है ये, halothane, isoflurane, succinylcholine. So these are very commonly used anesthetics, और इनकी वजह से बाज लोगों में, सब में नहीं, only in susceptible individual जिनका genetic structure polymorphisms different हैं, so only in selected individual what happens कि इन anesthetic के यूज से malignant hyperthermia और hypermetabolic crisis होता क्या है. At least 6 genetic mutations, especially of the ryanodine receptor or dihydropyridine receptor genes, have been shown to increase the susceptibility greatly to developing malignant hyperthermia. अब देखो, एक पेशेंट आपके पास आया हुआ है जो टेबल पर है, इसकी सर्जरी होनी है, और एनेस्थेटिस्ट को तो पता भी नहीं होता कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, बिकॉज हर सर्जरी से पहले जेनेटिक प्रोफाइल चेक नहीं करवाते. लेकिन अगर इस पेशेंट में पर्टिकुलरली इन जीन्स में जिनका मैंने यहाँ नाम लिया है, रायनोडिन रिसेप्टर और डायहाइड्रोपायरोडिन रिसेप्टर, इनमें अगर म्यूटेशन है तो व्हाट विल हैपन कि इस पेशेंट को जैसे ही सक्सिनाइल कोई का इंजेक्शन लगेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म दूसरे लोगों से डिफरेंट होगी और ये पेशेंट डेवलप कर सकता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू नो द जेनेटिक मेकअप. लेकिन हर पेशेंट का ज़ाहिर पता करना मुश्किल काम है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. बट इफ एनी पेशेंट्स डेवलप मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, थिंक अबाउट कि उसमें इन जीन्स की म्यूटेशन हो सकती है. ठीक है, नाउ लिटिल इज नोन अबाउट द स्पेसिफिक मैकेनिज्म कि ये कैसे होता है, but something is known, तो वो देखते हैं कि क्या है. It is known, however, that these mutations in the genes cause unregulated passage of calcium from sarcoplasmic reticulum into the intracellular space, which in turn causes muscle fibers to contract excessively. यानी जितना कैल्शियम निकलना चाहिए ज़्यादा कैल्शियम निकल रहा है और प्रॉपर कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं जा रहा, which means कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, और जब ये ज़्यादा होगी तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी. एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द मसल. These sustained muscle contraction greatly increase the metabolic rate, generating large amount of heat and causing cellular acidosis as well as depletion of energy stores. So all this is known as hyperthermia. Symptoms of malignant include muscle rigidity, muscles contract हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, high fever क्योंकि temperature बढ़ रहा है, and because of all this increased temperature की वजह से there is rapid heart rate. Additional complications increase in severe cases particularly may include rapid breakdown of skeletal muscle. So rhabdomyolysis, मसल इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि now they start breaking down, और उसकी वजह से चूंकि मसल के जो सेल्स हैं उसके अंदर जैसे बाकी सेल्स में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जब कभी कोई सेल लीक करेगा, रप्चर करेगा, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज हाइपरकैलीमिया. सो देयर विल बी हाई प्लाज्मा पोटेशियम लेवल्स, ओके, ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द डैमेज मसल्स. Treatment of the malignant hyperthermia generally involves rapid cooling and administration of dantrolene, a drug that antagonizes ryanodine receptor which inhibit the calcium release. So basically calcium को रोका जाता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन रुके. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई कैल्शियम कम दो ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन रुके, क्योंकि ये सारा मसला शुरू हुआ है एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. So guys, that's all about this particular chapter. I think I try to make it very simple, very slow. If you like the video, प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.